Assalamu alaikum, my dear curious fellows. Hope so. You all are fine. You all are doing well. Doing something bigger, productive and positive. उम्मीद है आप तमाम बखैर आफियत भी है और अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा, बड़ा, बेहतर, प्रोडक्टिव और पॉजिटिव भी यकीनन करते चले जा रहे हैं। हमारी अब तक की डिस्कशन में हम मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस कर चुके हैं, करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट को डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे एक करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड उसके अक्रॉस डेवलप होती है। वो मैग्नेटिक फील्ड आखिर किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है और किन फैक्टर्स को चेंज करके उस मैग्नेटिक फील्ड को इनहांस या कम किया जा सकता है। एम्पेयर्स लॉ भी देख चुके हैं और अब हम एम्पेयर्स लॉ को अप्लाई करते हुए एक सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड को मेजर भी करेंगे और ये भी देखेंगे कि एक सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड आखिर किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। लेकिन ये सब कुछ देखने के लिए हमें पहले सोलेनॉइड के बारे में इल्म होना चाहिए कि सोलेनॉइड आखिर है क्या। तो हम आज के लेक्चर में सोलेनॉइड को डिफाइन करेंगे, देखेंगे कि एम्पीरियन सरफेस उस सोलेनॉइड पर कैसे बनाई जाती है। जैसे यूनिट नंबर 12 में हम लोगों ने गॉसेस लॉ के लिए गॉसियन सरफेस को देखा था। फिर हम देखेंगे कि इस सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड आखिर किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो चलिए जी आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। एंड माय नेम इज हसन रजा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर सोलेनॉइड है क्या, किस बला का नाम है सोलेनॉइड। इस सोलेनॉइड को आप अगले चैप्टर्स में इंडक्टर के नाम से भी जानेंगे। इंडक्टर कह लीजिए, सोलेनॉइड कह लीजिए या कॉइल कह लीजिए। कॉइल, इंडक्टर या सोलेनॉइड, ये आखिर एक ही चीज है या ये तीन मुख्तलिफ चीजें हैं? तो मेरी जान, सोलेनॉइड, इंडक्टर और कॉइल एक ही चीज के मुख्तलिफ नाम है। ये जो सोलेनॉइड है ये असल में एक वायर है जिसे एक इंसुलेटर पे रैप किया जाता है। अक्सर अपने घर में अगर आप बिस्किट्स का डब्बा देखें तो कतई तौर पे उसमें ये मत समझिएगा कि बिस्किट्स पड़े होंगे। उस बिस्किट्स के डब्बे में अक्सर हमारे ब्राउन पेरेंट्स नलकियां, धागे वगैरह रखा करते हैं। तो अगर आप एक धागे को उठा के देखें तो धागा असल में एक थ्रेड, एक वायर की तरह एक इंसुलेटर पे, एक गत्ते पे या एक प्लास्टिक पर रैप किया जाता है। तो इसी तरह अगर एक वायर, कंडक्टर वायर को एक प्लास्टिक, किसी गत्ते या किसी और इंसुलेटिंग मटेरियल पर रैप कर दिया जाए तो जो चीज बनेगी वो हमारा सोलेनॉइड या इंडक्टर कहलाएगा। आसानी के लिए मैं आपको एक इमेज से सोलेनॉइड को थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की कोशिश करता हूं। तो स्टूडेंट्स, ये जो आप बिल्कुल मेरे साथ पड़ी हुई चीज देख रहे हैं, दिस इज अ सोलेनॉइड। या इसी तरह की एक चीज होगी, यानी एक वायर है जिसे आपने एक इंसुलेटर पे अच्छे से लपेट दिया है, रैप कर दिया। तो ये जो चीज आपके पास आई है, दिस इज अ सोलेनॉइड। अब ये सोलेनॉइड स्टूडेंट्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस सोलेनॉइड की प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी कंडक्टर से मुख्तलिफ है। कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड में आपको काफी दफा दिखा चुका हूं कि एक वायर है, उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती जा रही है। एक वायर है, उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड अपना घेरा बनाती जा रही है। अब सवाल यह है कि इस सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड किस तरह की होगी, क्योंकि अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड का आइडिया ही नहीं होगा तो हम कभी भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे और ना ही कभी मैग्नेटिक फील्ड के फैक्टर फाइंड आउट कर सकेंगे। अब मैं आपको अगली पिक्चर में इस सोलेनॉइड की प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी दिखाता हूं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे इस साइड पे ऊपर एक सोलेनॉइड विद अ स्विच एंड अ बैटरी ड्रॉ किया गया। अब जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे, इस सोलेनॉइड में से करंट पास करेगा और करंट पास करने की वजह से इस सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, आप देख सकते हो इनसाइड द सोलेनॉइड तो बहुत स्ट्रांग है। हमें कैसे पता चलेगा कि इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है? अगर आप देखो तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वेरी क्लोज टुगेदर है। तो जहां पे मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के इंतहाई करीब करीब हो, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होती है, और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक फासले यानी डिस्टेंस बहुत दूर दूर पड़ी हो, तो वहां पे हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड वीकर।
तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कदरे स्ट्रेट लाइन में है इनसाइड द सोलेनोइड, और सोलेनोइड से बाहर जब निकल आते हैं तो बहुत वीक हो जाती है, या यूं कह लीजिए नेग्लिजिबल हो जाती है एज कंपेयर टू इनसाइड। अब आपने सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड तो देख ली, तो चलिए इस सोलेनोइड से प्रोड्यूस होने वाली इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को भी मुहैया किया जाए, और ये भी देखा जाए कि ये मैग्नेटिक फील्ड किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ये सब कुछ देखने के लिए मैं आपको अपनी खूबसूरत, ये मैं खूबसूरत तंजिया कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरी ड्राइंग बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है। मैं अपनी खूबसूरत सी ड्राइंग में सोलेनोइड को एक बैटरी से अटैच करके कनेक्ट करके दिखाना चाहता हूँ। सपोज दैट ये वही सोलेनोइड है जिसे हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया और विद स्विच कनेक्ट किया। स्विच इज अ सेफ्टी डिवाइस, तो सर्किट्स में स्विच बनाने की आदत डाल लें। जैसे मैं स्विच को ऑन करूंगा, इस सोलेनोइड में से करंट फ्लो होना शुरू होगा, और उस करंट की वजह से इसके क्रॉस इसके इनसाइड एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। सो हम कहते हैं कि किस तरह से करंट फ्लो कर रहा है और किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, क्योंकि ये सोलेनोइड इट्स लाइक अ स्प्रिंग। आपने वायर को रैप किया हुआ है, वायर को घुमाया हुआ है, चढ़ाया हुआ है, इसके ऊपर लपेटा हुआ है, तो लिहाजा इट एक्ट्स लाइक अ स्प्रिंग। तो करंट किस तरह से फ्लो करेगा आप देख सकते हो। करंट कुछ इस तरह से फ्लो करता हुआ आ गया है, ऊपर से बाहर, नीचे से अंदर, ऊपर से बाहर, नीचे से अंदर। जैसे कोई चीज रैप होती हुई आ रही है, जाहिर है वायर में से करंट ने पास करना है, तो वायर क्योंकि गोल गोल घूम रही है, तो लिहाजा करंट भी गोल गोल घूमते हुए आगे की तरफ चलता चला जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे करंट की डायरेक्शन को ड्रॉ करूं सिंबॉलिकली, तो कुछ इस तरह से ड्रॉ करने की जहमत करूंगा। ये देखिएगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम द टॉप साइड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम द बॉटम साइड, यानी ऊपर से बाहर की तरफ और नीचे से अंदर की तरफ। अगर आप परेशान ना हो तो मैं आपको बता दूं कि ये डॉट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्रॉस क्या रिप्रेजेंट करते हैं। डॉट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये कौन सी डायरेक्शन है? ये आउटवर्ड डायरेक्शन है। आप देख सकते हो कि मैंने कहा था कि ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से बाहर आ रही है और नीचे से अंदर जा रही है। सो दिस shows that the magnetic field this shows that the direction of current is from outward from the top side and inward from the bottom side। पॉइंट समझो। अगर मैं आपको इसकी छोटी सी एक्सप्लेनेशन दूं कि भाई डॉट आउटवर्ड बाहर की तरफ क्यों होता है और क्रॉस इनवर्ड क्यों होता है, तो अगर आपने अच्छी हॉलीवुड मूवीज देखी हो तो यू हैव सीन अ वेरी कॉमन सीन सिनेरियो वेयर यूजुअली a hero fires or aims an arrow towards a villain। तो अचानक स्लो मोशन में सारा कुछ चलना शुरू हो जाता है और दिखाते हैं कि जी ये तीर हीरो की तरफ से जा रहा है। तो हीरो की तरफ से जो जाने वाली चीज होती है वो हीरो, वो एरो की टेल नजर आ रही होती है, और टेल आमतौर पर क्रॉस होती है। एरो की टेल आपने देखी हुई है। और जब विलन की तरफ से ऐसे व्यू करके दिखाते हैं तो विलन को उस पूरे के पूरे तीर का सिर्फ पॉइंट नजर आ रहा होता है, डॉट नजर आ रहा होता है, जो उस विलन की मौत लेके आ रहा होता है। तो भाई अगर कोई चीज आ रही है आउटवर्ड बाहर की तरफ आ रही है तो इट इज गिवन बाय अ डॉट, और अगर कोई चीज इनवर्ड है तो इट इज गिवन बाय अ क्रॉस। मैं थोड़ा सा अगर उसको बड़ा बना दूं ताकि आप लोगों की थोड़ी सी विजिबिलिटी जरा बेहतर हो जाए, तो इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस। अ डॉट, ये लीजिए मैंने इसको थोड़ा सा जरा एनलार्ज भी कर दिया, क्लियर भी कर दिया, और उसको सर्कल भी कर दिया, और नीचे से जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो क्रॉस की सूरत में लाइक दिस। नाउ यू कैन सी। अब देखिए ये जो करंट है वो डायरेक्शन में आपके सामने ड्रॉ कर चुका हूं। डायरेक्शन ऑफ करंट में आपके सामने ड्रॉ कर चुका हूं, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वो इनसाइड द सोलेनोइड स्ट्रॉन्गर है, और जैसे जैसे हम सोलेनोइड से बाहर जाते जाएंगे वो कदरे कमजोर होती जाएगी, तो लिहाजा बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड में यहां पर ड्रॉ नहीं करूंगा। अभी हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी समझ में आ गई, और इसी तरह इसी के साथ अब हम यहाँ पे एम्पीरियन सरफेस की एम्पीरियन पाथ ड्रॉ करेंगे। जैसे हमने कहा था कि जब हमें गॉसियन लॉ या गॉसेस लॉ अप्लाई करना होता है तो जिस जगह, जिस इलाके में, जिस पॉइंट पर
गॉसियन लॉ अप्लाई करना होता है, वहां पे हम एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करते हैं। इसी तरह अब यहाँ पे हमें एम्पेयर्स लॉ अप्लाई करना है, तो जिस जगह पे हमें एम्पेयर्स लॉ को अप्लाई करना है वहां पे हम एक एम्पीरियन सरफेस को ड्रॉ करेंगे। तो हम यहाँ पे एक एम्पीरियन सरफेस ऐसी ड्रॉ करते हैं कि ये 4 लेंथ्स पर मुश्तमिल है, 4 साइड्स कह लीजिए, ये 4 लेंथ्स पर मुश्तमिल है। इसे कह देते हैं कि दिस इज L1 साइड, दिस इज, अगर मैं किसी और कलर से लिखूं तो बेहतर हो जाएगा, दिस इज L2 साइड, दिस वुड बी L3 साइड और दिस वुड बी L4 साइड। तो हम इन चारों साइड्स के लिए बारी बारी फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे और उस फ्लक्स की मदद से फिर मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट किया जाएगा। चलिए जी शुरू करते हैं, मेरे साथ साथ कीजिएगा। और इस एम्पेरियन सरफेस को दिखाने के लिए मैं एक बुक का रेफरेंस और उसके साथ एक इमेज भी आपको दिखा देता हूं। सो किड्स, इन दिस इमेज, आप इस इमेज में भी देख सकते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो ऊपर से बाहर की तरफ यानी डॉट से रिप्रेजेंट की गई है और नीचे से क्रॉस यानी अंदर की तरफ रिप्रेजेंट की गई है। और ये जो रेड कलर का बॉक्स आप देख रहे हैं, इसमें रेड कलर का बॉक्स नहीं है, एम्पेरियन सरफेस है। ये 4 मुख्तलिफ लाइंस, 4 मुख्तलिफ एजेस पर मुश्तमिल है, जिन एजेस या जिन लाइंस, जिन वायर्स में से हम फ्लक्स को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं अपनी कैलकुलेशंस को। सो हम जानते हैं कि 4 साइड्स हैं तो 4 फ्लक्स हमें कैलकुलेट करने हैं, लेकिन जो टोटल फ्लक्स है वो किसके इक्वल होगा, फाई के इक्वल होगा। और टोटल फ्लक्स हमेशा म्यू नॉट आई के इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू द एम्पेयर्स लॉ। तो चलिए जी बारी बारी सारे फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं। तो फाई 1 किसके इक्वल आएगा, हम जानते हैं बी डॉट डेल्टा एल। तो बी डॉट डेल्टा एल आपके सामने मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डेल्टा एल की बजाय क्योंकि पहली साइड है तो डेल्टा L1 लिखूंगा। अब जब डॉट प्रोडक्ट को ओपन किया जाता है तो हम सब इस बात से वाकिफ हैं, बी डॉट डेल्टा L1 के साथ कॉज ऑफ थीटा भी आता है। अगर आप गौर करें तो इस वक्त मैग्नेटिक फील्ड और इस कंडक्टर की लेंथ एक ही डायरेक्शन में है, पैरेलल है इनफैक्ट, तो इन दोनों के माबैन एंगल 0 होगा। तो लिखा जा सकता है बी डॉट डेल्टा L1 cos of 0, cos 0 is 1, तो b डॉट डेल्टा L1 into 1 यानी कि b डॉट डेल्टा L1 ये पहली साइड का फ्लक्स आ चुका है। तो अगर आप दूसरी साइड का फ्लक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए फाई 2 में फाई 2 और फाई 4 यानी दूसरी और चौथी, सेकंड एंड फोर्थ साइड के लिए फ्लक्स कंबाइन इकट्ठा फाइंड आउट करूंगा। क्यों? क्योंकि दोनों साइड्स भी बराबर है और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर भी है। तो इकट्ठा कर लेते हैं, यह आ जाएगा बी डॉट डेल्टा एल। मैं यहाँ पे ना 2 लिख रहा हूँ ना 4 लिख रहा हूँ, कॉमन है तो जस्ट बी डॉट डेल्टा एल लिख दिया। सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा, ये बन जाएगा बी डॉट डेल्टा एल, सॉल्व किया बी डेल्टा एल कॉज ऑफ थीटा, थीटा की जगह वैल्यू पुट की जो कि 90 डिग्रीज है, तो cos 90, do you know what is cos 90? cos 90 is 0। तो मेरे सॉल्यूशन के बाद मुझे पता चलता है कि ना तो सेकंड और ना तो फोर्थ, इन दोनों में से किसी साइड में से भी कोई फ्लक्स पास नहीं कर रहा। रह गई लास्ट साइड और उसके लिए भी फाइंड आउट करके देखते हैं। फोर्थ साइड के लिए, सॉरी दैट इज थर्ड साइड, थर्ड साइड के लिए फ्लक्स वुड बी बी डॉट डेल्टा एल। वैल्यूज पुट कीजिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो यू विल गेट व्हाट यू विल गेट जी, यू विल गेट फाई 3 इज इक्वल टू बी डॉट डेल्टा L3, डॉट को खत्म किया, कॉज आ गया कॉस थीटा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो तो साइड ही बाहर है, तो वहां पे तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की निस्बत नेग्लिजिबल होती है। यानी यूं समझ लीजिए कि उसका इफेक्ट या फ्लक्स, उसकी वजह से पैदा होने वाला फ्लक्स ना होने के बराबर होगा। तो लिहाजा हमने मैग्नेटिक फील्ड को 0 करार दिया, तो फ्लक्स क्या आ गया वहां पे, दैट इज 0। अब आप देख सकते हैं कि मैं तमाम साइड्स का इंडिविजुअल फ्लक्स निकाल चुका हूं। दिस इज फॉर द फर्स्ट साइड and these are for second and fourth side and this is for the third side। तो अगर आप इन तमाम को एड अप करें to find out the total flux, तो टोटल फ्लक्स किसके इक्वल आ जाएगा, phi 1 plus phi 2 plus phi 3
plus 5 4. तो what you will get जी, you will get something like this. क्या बनेगा जी, पहले वाले के लिए b डॉट डेल्टा L1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0. सो फाइनली जो टोटल फ्लक्स है वो b डॉट डेल्टा L1 आ जाएगा, और यही टोटल फ्लक्स किसके इक्वल है, म्यू नॉट I के इक्वल है, जो हम पहले वैल्यूज डिफाइन कर चुके हैं. अब आप थोड़ा सा और गौर करें तो इस इक्वेशन को सिंपली ये लिखा जा सकता है b डॉट डेल्टा L1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I. बड़ी सिंपल सी चीज है, कोई टेक्निकल बात नहीं की. अब टेक्निकल बात थोड़ी सी करने लगा हूं. जो मैंने कॉइल देखा है, ये जो n म्यू नॉट I का फॉर्मूला है, दिस इज फॉर सिंगल कंडक्टर. लेकिन जो कॉइल मैंने आपको दिखाया, जो सोलेनॉइड मैंने आपको दिखाया है और जो सोलेनॉइड आपने देखा है, वो सिंगल कंडक्टर पर मुश्तमिल नहीं है, उसमें ढेर सारी टर्न्स हैं. यानी एक कंडक्टर को ढेर सारे लूप्स के अंदर, ढेर सारे बल के अंदर, ढेर सारे रैप्स के अंदर लपेटा गया है, रैप किया गया है. तो ऐसी सूरत में जितने ज्यादा टर्न्स होंगे, जितने ज्यादा बल होंगे, उतनी स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी. तो हम यहाँ पे फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स इट इज मल्टीप्लाइड विद n. इसको हम n यानी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स यानी n से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो फॉर्मूला विल बिकम इस साइड पर b डॉट डेल्टा L1 इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल N I. दिस इज कैपिटल N. कैपिटल N मींस इस सोलेनॉइड की टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि कितने बल दिए गए हैं. बाजुकात हमें एक सोलेनॉइड के टोटल नंबर ऑफ टर्न्स में इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि सोलेनॉइड छोटा भी लिया जा सकता है, सोलेनॉइड बड़ा भी लिया जा सकता है. तो हमें कोई ऐसी चीज चाहिए जो कि किसी यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स को डिफाइन कर दे. तो हम बात करेंगे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की. तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या है, तो लिखा जा सकता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ that would be equal to small n. तो कैपिटल N ओवर L के इक्वल होता है. तो यहां से आप कैपिटल N का फॉर्मूला बना सकते हैं. कैपिटल N would become, कैपिटल N किसके इक्वल आ जाएगा, स्मॉल n into L के इक्वल आ जाएगा. ऊपर वैल्यूज पुट कीजिए एंड सी द मैजिक. b डॉट डेल्टा L1 इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल n L into I. अब हम कहते हैं कि लेट से जो एम्पीरियन सरफेस है, जो पूरे की पूरी सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए, तो वहां पे डेल्टा L1 की जगह पूरे के पूरे सोलेनॉइड की लेंथ लगा दी जाएगी. तो इट विल बिकम b डॉट L1 या b डॉट L इज इक्वल टू म्यू नॉट n L I. L को L से काटिए तो म्यू नॉट n I वुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड. याद रखिएगा कि कोई भी करंट कैरिंग सोलेनॉइड के सेंटर में, उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो इस फॉर्मूला से फाइंड आउट की जा सकती है. नाउ द वेरी लास्ट थिंग इज हाउ कैन यू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड. आप इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. डायरेक्शन फाइंड आउट करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपको मैं पहले एक वायर के लिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला या रूल बता चुका हूं, व्हिच इज अ राइट हैंड रूल. तो इसी तरह इस सोलेनॉइड में भी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का जो रूल है फाइंड आउट करने का, दैट इज राइट हैंड रूल. राइट हैंड रूल सेज दैट, राइट हैंड रूल ये कहता है कि भाई साहब करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करें, कौन सी, राइट हैंड की. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि हम कौन से रूल को यूज कर रहे हैं. वी आर यूजिंग राइट हैंड रूल, सीधे हाथ का कानून. वो ये कहता है कि भाई करंट की डायरेक्शन में सीधे हाथ की उंगलियों को कर्ल करें, अंगूठा आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा. तो याद रख लें भाई, करंट ऊपर से बाहर है, नीचे से अंदर है. तो ये मेरे सीधे हाथ की उंगलियां ऊपर से बाहर आ रही हैं और नीचे से अंदर जा रही है. तो ऐसी सूरत में ये जो कर्ल ऑफ द फिंगर है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है. यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी लेफ्ट से आपकी राइट साइड पर है. तो याद रखें, इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज गो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. तो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड जा रही है वहां पर नॉर्थ होगा और उसकी ऑपोजिट साइड पर साउथ होगा. तो आप इस मदद से सोलेनॉइड का साउथ और नॉर्थ भी फाइंड आउट कर सकते हैं. ये तो था हमारा आज का लेक्चर.
थोड़ा सा ज़रा लेंथी हो गया, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको पॉइंट्स, टॉपिक्स और हर बारीक बारीक चीज़ समझ आई होगी। लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको जरूर याद कीजिएगा, मुझे कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। आपसे मुलाकात करता हूँ फिर अगले लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह सी नेक्स्ट टाइम।